बल्कि हमने कुछ समय पहले श्रीलंका में भी इसी तरह के हालात देखे, उसके पहले पाकिस्तान में हालात देखे, अमेरिका में जिस तरह से कैपिटल हिल पर धावा बोला गया वो देखा हमने। हमने ब्रिटेन में जिस तरह से इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ वो देखा। हमने फ्रांस में जिस तरह की हलचलें मची हुई हैं वो देखी। और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में तरह तरह से जन भावनाएं उमड़ रही हैं और सत्ता को उलट पलट देने वाली घटनाएं वहां घट रही हैं। तो ये एक संकेत तो जनता की तरफ से आ रहा है कि हमें तानाशाह नहीं चाहिए, हमें निरंकुश शासक नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाली चाहिए सरकार, जिसमें हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी आवाज दबाई न जाए, हमें सुना जाए। और ये एक संकेत फिर से बांग्लादेश से मिला है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद हम देख रहे थे कि लगातार एक डिक्टेटर की तरह काम कर रही थी। उन्होंने पूरे विपक्ष को एक तरह से जेल में बंद कर दिया था या बैन कर दिया था। पिछले 2 चुनाव में तो उनकी हिस्सेदारी ही नहीं रही थी। चुनाव एक तरह से उन्होंने लड़ा ही नहीं था और चुनाव कहना भी उनको गलत होगा जो पिछला चुनाव हुआ था। तो एक साफ साफ संकेत बांग्लादेश से निकल रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा जनता के प्रति, उन्हें विपक्ष को सम्मान देना पड़ेगा, विपक्ष को उनका स्पेस देना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देर अबेर उसका रिएक्शन होगा। मैं तो ये भी मानता हूं कि इस बार के जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें भी ये संकेत है। भले ही आपको उस तरह की बगावत न दिखती हो और इतने बड़े मुल्क में शायद ये संभव भी नहीं है कि एकदम से सारे लोग उठ खड़े हों और क्या लोक कल्याण मार्ग है वहां जाकर घुस जाए, इस तरह की शायद घटना न घटे। लेकिन जिस तरह से भी वो संकेत और संदेश देना चाहते हैं वो इस चुनाव के माध्यम से उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू में इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो उसी अंदाज में काम कर रहे थे जैसे पिछले 2 टर्म में। लेकिन अगर ये इस घटना के बाद उनको ये समझ आ रही है तो ये बहुत ही सुखद संकेत है। मुझे लगता है बहुत शुभ है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि वो अब समझ पा रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुल्क उस ढंग से नहीं चलाया जा सकता। बांग्लादेश में, श्रीलंका में तो फिर भी आप लोगों को दबाकर, आवाज कुचल कर कुछ समय तक आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इतनी विविधताएं हैं, इतनी भिन्नताएं हैं और उत्तर दक्षिण का फर्क ही इतना बड़ा है कि उसी को बैलेंस कर पाना किसी शासक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराहट में नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि इस घटना से वो घबराए होंगे, लेकिन उन्होंने ये तो एक संकेत ग्रहण किया ही होगा कि अंदाज बदलना पड़ेगा। अब उस तरह से शासन नहीं चलेगा, हमें ज्यादा इंक्लूसिव होना पड़ेगा लोगों के मामले में भी। और आप देखिए कि अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है और यहाँ भी उसका रिएक्शन होने लगे तो ये भी एक बड़ा ही विचित्र स्थिति बन जाएगी जो संभालने में मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा जो ये खित्ता है दक्षिण एशिया का, ये बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। आप किसी भी देश को ले लीजिए, नेपाल को देखिए, पिछले 3-4 साल में कितनी बार वहां सत्ता बदली है, प्रधानमंत्री बदले हैं। पाकिस्तान, ये तमाम मुल्क हमारे सामने हैं। तो ये इसको देखते हुए अगर हमारी सरकार का रवैया बदल रहा है तो मैं तो कहूंगा कि ये निश्चित रूप से ताली बजाने का मौका है। एनडीए का पिछले 10 बरस से तो उसमें इस बात की परवाह ज्यादा नहीं थी, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो अगर विदेश मंत्री पार्टी के झंडे के आगे सामने खड़े होकर फॉरेन पॉलिसी पे ब्रीफिंग कर रहे हैं तो मैं कोई उसको अच्छा संकेत नहीं मानता। आज तक किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह से ब्रीफिंग फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे नहीं की।
भले ही वो सुषमा जी हो, भले ही वो यशवंत सिन्हा हो, भले ही वो जसवंत सिंह हो, इन्होंने कभी भी पार्टी का झंडा लगा के ब्रीफिंग नहीं की फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी राष्ट्र की पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी किसी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी एक समथिंग, इट इज अ कंटिन्यूम, जिससे माना जाता है कि देखिए, बदकिस्मती से बांग्लादेश में जब सरकार बदलती थी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बदल जाती थी, और एक मुख्य कारण था शेख हसीना के आने से पहले कि वो देश जो है वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा था। शेख हसीना की एक पॉलिसी होती थी, वो जब उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किए होते थे, वो खालिदा जिया आकर उनको रद्द कर देती थी। मुझे याद है कि एक बार हम ट्रेवल कर रहे थे बांग्लादेश में, और इसी ट्रांजिशन पीरियड में ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि जो शेख हसीना के टाइम में पॉलिसी साइन हुई है वो हम मानेंगे नहीं। और यही बात पाकिस्तान में भी हमने होते हुए देखी। एक जो इंडिया था एक टाइम का, उसके जो 3 बटे हुए हिस्से हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमेशा फॉरेन पॉलिसी पे डिस्प्यूट रहा, और एक रिजीम ने अगली रिजीम की फॉरेन पॉलिसी नहीं मानी या उस पर शंका जताई। भारत में ऐसा कभी नहीं होता। भारत में फॉरेन पॉलिसी इज अ कंटिन्यूम, एंड अनलेस पॉलिसी इज अ कंटिन्यूम, नोबडी टेक्स यू सीरियसली। कौन सरकार को सीरियसली लेगा? और बहुत से वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की बातें थी बांग्लादेश में, जो कि इन्वेस्टमेंट खतरे में आ गई जब सरकार बदली जाए। तो अब जो नया प्रकरण शुरू हुआ है हमारे यहाँ, जो आज ब्रीफिंग की है सरकार ने एक अहम मुद्दे पर, और उसमें शिरकत की है और पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उसमें सरकार को आश्वासन दिलाया है कि एकजुट होकर इस विपदा का मुकाबला करेंगे। ये भारत है, पुराना भारत, जिसकी छवि हमको नजर नहीं आई पिछले कई वर्षों से। यही है भारत। और मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी पे, खासकर जो बांग्लादेश में हुआ है, उसके चलते ये जो लेसन है जो बांग्लादेश में हुआ है, ये लेसन उन सब लोगों के लिए है जो विपक्ष रहित सरकार चलाना चाहते हैं। विपक्ष मुक्त सरकार, उन सब के लिए ये एक लेसन है, क्योंकि बांग्लादेश में जो मुख्य विपक्षी नेता हैं खालिदा जिया, वो तो जेल में है पिछले 6 बरस से, और अभी जब इनको रुखसत किया शेख हसीना को, उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कि इनकी रिहाई की जाए। उसी तरह से इमरान खान जेल में है और शहबाज शरीफ साहब राज कर रहे हैं। तो जहां जहां, और देखिए ये प्रकरण हमने मॉरिशस में भी होते हुए देखा, अगर आपको याद हो तो। राइट। मॉरिशस का भी जो मुख्य विपक्षी चेहरा था वो जेल में था। जेल में था। और माजरत चाहता हूं, बहुत कॉशियसली बोल रहा हूं, कि हमारे यहां भी सरकार पिछले 10 बरस में it got used to doing politics and foreign policy without opposition intervention. ऑपोजिशन की जो इंटरवेंशन होती है वो हमेशा हर पॉलिसी मेकिंग में लाभदायक होती है। 1 + 1 makes it 11। और मुझे पता है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद तुरंत उनको परवेज मुशर्रफ के साथ एक बातचीत के दौर में जाना था। 3rd कंट्री में शायद वो मिल रहे थे। और मुझे याद है कि यशवंत सिन्हा ने मुझे बोला,